सारांश पर आज मैं प्रस्तुत हूँ मोहन राकेश की बहुत ही संवेदनशील कहानी मलबे का मालिक के साथ। दोस्तों, ये कहानी विभाजन की विभीषिका पर आधारित है। तो आइए श्रवण करते हैं इस कहानी का। पूरे 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाज़ारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराए हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती रहती। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहाँ की हर चीज़ को देख रही थी जैसे वह साधारण शहर न होकर एक खास आकर्षण केंद्र हो। तंग बाज़ारों से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे। देख फतेह दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर भटियारन की भट्टी थी जहां अब यह पान वाला बैठा है। यह नमक वंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वह नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियां दिखाई दे रही थी। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर छोड़कर जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए परिवर्तनों को देखकर ही उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। वल्लाह, कटरा जयमल इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई देते थे, वली, यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते में भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उसकी ओर देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर शंकित से रास्ते से हट जाते थे, जबकि दूसरे आगे बढ़कर बगलगीर होने लगते थे। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है शाहालमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्णनगर में तो कुछ खास तब्दीली नहीं आई। वहां का रिश्वतपुर क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है। यह ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर आए हुए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बात करके लोगों को खामखां खुशी का अनुभव होता था। बाजार बासा अमृतसर का एक उपेक्षित सा बाजार है जो विभाजन से पहले गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहां ज्यादातर बांस और शहर की ही दुकानें थी जो सब की सब एक आग में जल गई थी। बांस और बांसा की आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में तो आ गई, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें तो फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे।
नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर अजीब ही वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार में ज्यादातर बाशिंदे तो अपनी मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें शायद लौट कर आने की हिम्मत भी बाकी नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस वीरान बाजार में आया। वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैये में पड़ गया। बाएं हाथ को जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहीं बाहर खड़ा रह गया, जैसे उसे निश्चय नहीं हुआ कि वह वही गली है या नहीं जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ा कीड़ी खेल रहे थे, कुछ अंतर पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज से चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे से स्वर से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटनों के थोड़ा ऊपर ही उसकी शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर को आ रहा था। उसने पुचकार कर कहा, इधर आ बेटे, आ इधर, देख तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा क्षण भर के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसने ओंठ बिसोर लिए और रोने लगा। एक 16-17 बरस की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बाह पकड़कर उसे घसीटती हुई गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे बाहों में उठाकर अपने साथ चिपका लिया और मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर मेरा वीर, रोएगा तो तुझे वह मुसलमान पकड़कर ले जाएगा, मैं वारी जाऊं, चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर उसने वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी बगल में दबा दी। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने जरा जरा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की बंद दुकान के तख्ते का सहारा लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे कर रहते थे, वही अब एक तिमंजला मकान खड़ा था। सामने बिजली के खंबे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते हुए जर्रों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर आया और बुढ़े को वहां खड़े देखकर उसने रुककर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहां किस लिए खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कंपकपी हुई और उसने होठों पर जबान फेर कर नवयुवक को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटे, तेरा नाम मनोरी नहीं है? नवयुवक ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद करके मुट्ठी में ले लिया और आश्चर्य से पूछा, आपको मेरे नाम का कैसे पता है? 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था, कहकर बुड्ढे ने मुस्कुराने की कोशिश की। तो आप आज पाकिस्तान से आए हैं? मनोरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे, बुड्ढे ने कहा। मेरा लड़का चिराग दिन तुम लोगों का दर्जी था,
तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनाया था। ओ गनी मियां, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियां हूं। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो नहीं मिल सकते, मगर मैंने कहा कि एक बार मकान की सूरत ही देख लूं। और उसने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरते हुए आंसुओं को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफी पहले चले गए थे, मनोरी ने स्वर में संवेदना लाकर कहा। हाँ बेटे, मेरी बदबख्ती थी कि पहले अकेला निकल कर चला गया। यहां रहता तो उनके साथ मैं भी। और कहते कहते उसे एहसास हो आया कि उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उसने बात मुंह में रोक ली, मगर आंख में आए हुए आंसुओं को बह जाने दिया। छोड़िए गनी साहब, अब बीती बातों को सोचने में क्या रखा है, मनोरी ने गनी की बाह पकड़कर कहा। आइए, आपको आपका घर दिखा दूं। गली में खबर इस रूप में फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन उसे पकड़कर घसीट लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। ये खबर पाते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वे अपने अपने पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते हुए बच्चों को भी उन स्त्रियों ने पुकार पुकार कर घरों में बुला लिया। मनोरी जब गनी को लेकर गली में आया तो गली में एक फेरी वाला रह गया था, या कुएं के साथ उगे हुए पीपल के नीचे रखा पहलवान बिखरकर सोया था। घरों की खिड़कियों में से किवाड़ों के पीछों से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गनी को गली में आते देखकर उनमें हल्की हल्की चेहमे गोइयां शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद लोगों ने चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचान लिया था। वह आपका मकान है, मनोरी ने दूर से एक मलबे की ओर संकेत किया। गनी पल भर के लिए ठिठक कर फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफी अरसा पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे जो झुनझुनी हुई, उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से ज्यादा खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। वह मलबा? उसने अविश्वास के स्वर में पूछा। मनोरी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा। उसने अपनी बाह को सहारा देकर ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, आपका मकान उन दिनों जल गया था। गनी छड़ी का सहारा लेता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहां तहां टूटी और जली हुई फंसी ईंटें थी। लोहे और लकड़ी का सामान उनमें से न जाने कब का निकाल लिया गया था। केवल जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था, जो मलबे में से बाहर को निकला हुआ था। पीछे की ओर 2 जली हुई अलमारियां और बाकी थी, जिनकी कालिख पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। मलबे के पास से देखकर गनी ने कहा, यह रह गया है वह। और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए, वह जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा
और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, ओए चिराग दीना। जले हुए किवाड़ का चौखट 7.5 साल मलबे में से सिर निकाले खड़ा तो रहा था, मगर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर से छूने से उसके कई रेशे झड़कर बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों में आ गिरे। लकड़ी के रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ बनी ईंटों की पटरी को सरसराने लगा। वह अपने लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, मगर 2-1 बार सिर पटक कर निराश होकर दूसरी ओर मुड़ जाता। खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं बढ़ गई थी। उनमें चेहमे गोइयां चल रही थी कि आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। चिरागदीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की घटना की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबाही गनी को सारी कहानी सुना देगा। शाम के वक्त चिराग ऊपर कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया। रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया कि वह 1 मिनट आकर एक जरूरी बात सुन जाए। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। तब हिंदुओं पर भी उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कोर बीच में छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों में से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसकी कमीज के कॉलर से पकड़कर खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, ना ना रखे पहलवान, मुझे मत मार। हाय, मुझे बचाओ। जुबैदा, मुझे बचा। और ऊपर जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना हताश स्वर में चिल्लाई। जुबैदा चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ भागी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों में घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है? तुझे पाकिस्तान दे रहा हूं, ले। और जुबैदा के नीचे पहुंचने से पहले ही उसने चिराग को पाकिस्तान दे दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गई। जो लोग दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। बंद किवाड़ों से भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर विदा कर दिया, मगर दूसरे तवील रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में ना मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। 2 दिन तक चिराग के घर की खाना तलाशी होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा तो न जाने किसने उसके घर पर आग लगा दी। रखे पहलवान ने कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा।
क्योंकि उसने उस मकान पर नजर रखकर ही तो चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद रखी थी, मगर आग लगाने वाले का पता ही नहीं चल सका और जिंदा गाड़ने की नौबत तो बाद में आती। अब 7.5 साल से लखा पहलवान उस मलबे को अपनी जागीर समझता आ रहा था, जहां न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और ना खोंचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी अनुमति के कोई ईंट भी नहीं उठा सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी के कानों तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर उसे अपने आप ही सारी घटना का पता चल जाएगा। मलबे की मिट्टी नाखून में लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दीना, बोल, तू कहां चला गया? ओए किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, गनी को कहां छोड़ दिया ओए? और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को जाने किसी ने जला दिया था और वह वैसे भी जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले से थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी हो आई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती से धूकनी का स्वर निकला और उसका निचला ओंठ थोड़ा बाहर को फैल आया। गनी अपने मलबे पर बैठा है? उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा। मलबा उसका कैसा है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग के कारण घरघराती हुई आवाज में कहा। मगर वह वहां बैठा है, लच्छे ने आंखों में रहस्य में संकेत लाकर कहा। बैठा है तो बैठा रहे, तू चिलम ला। उसकी टांगे थोड़ी फैल गई। उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेरा। मनोरी ने अगर उसे कुछ बताया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा। मनोरी की शामत आई है। लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठा कर हाथों से मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं। ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा, मनोरी मलबे की तरफ से गनी की बाह पकड़े हुए आ रहा है। वह उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की ओर लगी रहती। मनोरी गनी की बाह पकड़े हुए उससे एकदम आगे चल दिया था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उसने गनी ने उसे दूर से देख लिया। कुएं के पास पहुंचते पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और कहने लगा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले से अस्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह बोला कुछ नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने वही नीचे करके कहा। मैं गनी हूं, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने संदेहपूर्ण दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया
अब्दुल गनी की आंखों में देखकर चमक आ गई। रखे का निचला होंठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, परंतु पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चेहमे गोइयां तेज हो गई। अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता। अब वो दिन नहीं रहे, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है न गनी का। मलबा तो सरकार की मलकियत है, किसी का गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है, इसने गनी को बताया क्यों नहीं कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं सांड है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुर्बा हो गया है, कितना दुबला गया है। दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या रह गया। भरा पूरा घर छोड़कर गया था, आज यहां मिट्टी देखने आया हूं। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तो सच पूछे रखे तो मेरा ये मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता। और उसकी आंखें छल छला आई। पहलवान ने फैली हुई टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर रख लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, ये सब हुआ किस तरह? गनी आंसू रोकता हुआ आग्रह के साथ बोला, तुम लोग थे उसके पास, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो वह तुम में से किसी के घर में छिप सकता था। उसे इतनी भी समझ में नहीं आई। ऐसा ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज थी। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक ही गए। उसकी मूंछों के नीचे से पसीना उसके होंठों पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव पड़ रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी का सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में क्या हाल है? उसने वैसे ही स्वर से पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींच खींच कर गली में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोले, मेरा हाल पूछे तो वह मेरा खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साथ होता तो बात और थी रखे। मैं उसे समझा हटा था कि चल मेरे साथ चल, मगर वह अड़ा रहा। नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं? यहां अपनी गली है, कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा ना सही, बाहर से तो खतरा आ ही सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों जनों ने जान दे दी रखे। उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब आनी आई तो रखे कोई भी ना रोके भी ना रुक सकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी। उसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की आंतड़ियों के पास जैसे कोई चीज उसकी सांसों को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था।
उसके पैरों के तलवों से चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियों से ऊपर से उतरती और उसकी आंखों के सामने तैरती हुई निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच का अंतर कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया और मुंह से निकला, हे प्रभु सच्चिया, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने लक्षित किया कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं। उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। तो वह उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, जी हल्का ना कर रखिया, जो होनी थी सो हो गई, उसे कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ कर दे। मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आकर इतनी तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई तो यादगार है। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियां देखो। और गनी छड़ी पर दबाव देकर उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने फिर से कहा, रखे पहलवान, याद रखना। रखे के गले में स्वीकृति की मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी गली के वातावरण को हसरत भरी नजर से देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर आ गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चेहमे गोइयां चलती रही। मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा। गनी के सामने रखे का तालू किस तरह खुश्क हो गया था। रखा आप किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से मंदा बोल नहीं बोली। रखा मरदूद का ना घर ना घाट, इसे किस माँ बहन का लिहाज था। और थोड़ी ही देर में स्त्रियां घरों में गली से उतर आई। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे और 2 12-13 की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? आया था, रखे ने एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर पहलवान रोज की तरह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान पर तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वह रात को गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर बुला लेता और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताया करता था। मगर उस दिन वह लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुना रहा था, जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को विदा करके वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ी देखकर वह रोज की आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। तत तत और भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती ना होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी से निकल रही थी। एक भटका हुआ कुआं न जाने कहां से उड़कर लकड़ी की चौखट पर आ बैठा। उसने लकड़ी के रेशे इधर उधर छितरा दिए।
कुएं के वहां बैठते ना बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। कौआ कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर वह पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कुएं के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया। पहलवान की ओर मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, मगर कुत्ता उसके पास आकर भी भौंकने लगा। पहलवान ने एक डेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान मुंह ही मुंह कुत्ते को मां की गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। पहलवान के वहां से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की ओर मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंक कर जब गली में भी उसे कोई प्राणी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया, तो वह एक बार कान झटकाकर मलबे पर लौट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा।